जो है पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ये जो लोग थे, ये या इस लेवल के जो लोग थे जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, ये कहा करते थे कि हम आर्य हैं और आर्य बाहर से आए। अगर हिंदू के नाम पर वोट डाले गए तो सत्ता केवल कास्ट हिंदूज के हक में आएगी, केवल विपर वर्ग के, अपर कास्ट के लोगों के हाथ में। कि हिंदू जो है वो केवल जातियों का ही समूह नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे की दुश्मन जातियों का समूह है। तो एक दूसरे की दुश्मन जातियां कैसे एक होंगी? तो इनको एक करने का जो फॉर्मूला तैयार हुआ, वो फॉर्मूला जिसे डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार ने तैयार किया, वो फॉर्मूला ये था कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू एक हो जाएगा। तो मुस्लिम विरोध के नाम पे हिंदू को एक कैसे किया जाए? उसके लिए जरूरी है कि फसाद करवाए जाएं, उसके लिए जरूरी है कि रॉयट्स करवाए जाएं, दंगे करवाए जाएं। ये फॉर्मूला तैयार हुआ। सर छोटू राम दी किसान मजदूर एकता ली सोच किहो जी रही है? सर छोटू राम जी ने साइमन कमीशन का पंजाब में स्वागत किया। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीयां गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों, जिमें तुहानू पता है भी एक तलाश में रहना वा, जदों कोई खोजी मिल जाता तो उहदे नाल मैं गल्लां करदा वां, कोशिश करदा हुन्ना भी उन्हां गल्लां दे विचों मैनू भी कुछ प्राप्त होवे ते साडे लखां दर्शक एक तलाश में रहिंदे ने, इंतजार में रहिंदे ने, ते मैं इन्हां दा समां जाया ना करा। मैं हर इंटरव्यू में इन्हां नू कुछ ना कुछ दियां। असी न्योता दिता, साडे न्योते नू प्रवान करते हुए मनोज सिंह दूगन रोहतक की धरती तो चल के साडे कोल पंजाब की धरती ते आए ने। शंभू बार्डर मोर्चे ते कई बारी हाज़री लवा चुके ने, मानवता के मिशन नू समर्पित ने, गुरु नानक विचारधारा की स्टडी कर रहे ने। ते जदों इन्हां दे नाल गलबात करदे आ अनेकां मुद्दिआं दे उपर ते कई प्रकार दीयां गल्लां निकलदियां ने, क्योंकि एज ए एडवोकेट बड़ी गहन खोज करते हैं, एज ए संघर्षी अंदोलन के उपर भी अच्छा बोल लेंदे ने। आओ इन्हां दे नाल अज फिर गलबात करदे आ ते अज दी गलबात का विषय रहेगा सर छोटू राम ते उन्हां दी बनाई पार्टी। पर मैं एक जिक्र कर दिया, साडे कईयां वीरां नूं पता नहीं लगना कि सर छोटू राम कौन सी, इन्हां ने की कीता हरियाणे ते पंजाब दे लई, क्योंकि हरियाणा ते बाद विच बनदा है ते सारा पंजाब ही सी। की कीता सी सर छोटू राम ने पंजाब नूं बचाउण दे लई? आओ गलबात करते हैं। तो बड़ी बरीकी नाल गल नूं सुनिया जे, काफ़ी नाम तुहाडे लई नवां होवेगा, पर काम नवां नहीं कीता, काम उन्होंने बड़ा पुराना कीता सी। वक्री गल है कि अज दे युग दे विच विकास की रफ्तार बहुत तेज़ चली गई है तो कुछ चेहरे बड़ी पिछे रह गए हैं। आओ आपां जानते हैं। मनोज सिंह दूगन नूं अपने प्रोग्राम दे विच असीं जिओ आए आखदे हां। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा चंगा लगा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में ये बताया था, ठीक है, कि सर छोटू राम जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और कांग्रेस को क्यों छोड़ा था ये भी हमने तफसील से उसमें जानकारी रखी थी, बात हुई थी कि गांधी ने जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो उसने कहा कि लगान देना बंद कर दें। तो उस समय एक्ट ये था कि अगर किसान लगान नहीं देगा तो उसकी ज़मीन कुर्क हो जाएगी, ज़मीन को बनिया जो है फिर उसकी को खरीद लेगा। तो ये सोच के सर छोटू राम ने कि फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी का जो आंदोलन है, ये जमींदारों की ज़मीन को बनियों को देने की एक साजिश है, कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसी समय मियाँ सर फजले हुसैन जो बैरिस्टर थे और कैम्ब्रिज से वो लॉ की पढ़ाई करके आए थे, तो मियाँ सर फजले हुसैन साहब जो थे, उन्होंने भी, वो पूरे पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस जमाने में। यूनाइटेड पंजाब के मियाँ सर फजले हुसैन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। ठीक है। मियाँ सर फजले हुसैन ने भी गांधी को कहा कि हम बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को
पढ़ाई करवाते हैं मुसलमान बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को, ये कहकर कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और आप जो है इनकी पढ़ाई को छुड़वा रहे हैं। तो वो भी कांग्रेस को छोड़ गए थे, मियां सर फजले हुसैन भी, इस बात को समझकर कि फ्रीडम मूवमेंट जो है ये एक फ्रॉड है, ये आज़ादी की आंदोलन की लड़ाई एक फ्रॉड है जिसे गांधी जो है ये चला रहा है। तो वो भी कांग्रेस को छोड़ गए थे। तो दो आदमी कांग्रेस से बाहर हो गए, मियां सर फजले हुसैन और चौधरी छोटू राम जी। एक डेवलपमेंट और उस जमाने में हुई थी दुनिया में, 1918 में 1918 में इंग्लैंड की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं, जिसको 2018 में भी इंग्लैंड ने सेलिब्रेट किया कि 100 इयर्स अगो हमारे कंट्री ने औरतों को वोट देने का अधिकार दिया था। तो जिस समय 1918 में ब्रिटेन की संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं, उसके पैरेलल, उसके समानांतर इंडिया का जो अपर कास्ट था, जिसमें जो है पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ये जो लोग थे, ये या इस लेवल के जो लोग थे, जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, ये कहा करते थे कि हम आर्य हैं और आर्य बाहर से आए हैं। ये अपने आप को आर्य कहा करते थे और कहा करते थे कि हम बाहर से आए हैं। लोकमान्य तिलक ने भी यही लिखा है अपने किताब में कि हम बाहर से आए हैं। नेहरू ने भी यही लिखा है। तो ये खुद को आर्य कहा करते थे, हमें हिंदू कहा करते थे। और हिंदू का मतलब है, जो सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद ने लिखा है कि हिंदू का मतलब है कि डेरोगेटरी वर्ड उसके लिए यूज हुए हैं कि हिंदू का मतलब है जिस पे विश्वास न किया जा सके, चोर, काफिर, काला, इस तरीके से हमें ये लोग हिंदू कहा करते थे। खुद को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ, अपने आप को ये आर्य कहा करते थे। अब चूंकि हमें हिंदू कहते थे, अपने आप को आर्य कहा करते थे और ये कहा करते थे कि हम आर्य हैं, विदेशी हैं, बाहर से आए हैं। तो अब 1918 में जब ब्रिटेन की संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती और महिलाएं वोट दे सकती हैं, तो इन लोगों के दिमाग में ये आया कि अगर ये वोटिंग राइट इंडिया में भी आ गया और खुदा न खास्ता इंडिया आजाद हो गया कभी, जो कि कभी न कभी तो होगा ही, और वोट देने का अधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी अगर इंडिया के अंदर भी हर बाशिंदे को मिल गई, जो कि इंग्लैंड में शुरुआत हो चुकी थी, तो और हम अपने आप को यूं ही आर्य कहते रहे, तो फिर हम हर इलेक्शन हारेंगे। यूं ही हम अपने आप को विदेशी कहते रहे, तो हम हर इलेक्शन हारेंगे। तो अपनी सत्ता को कैसे बचाया जाए? तो इन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया कि पॉजिटिव, इन्होंने एक तो अब अपने आप को खुद भी हिंदू कहना शुरू किया। जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो बाईकास्ट तो बढ़िया है, लेकिन जब गुजरात में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बना था, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी गांची जो कास्ट थी, गांची बनिया, उसे ओबीसी में शामिल करवा दिया। अब ये बड़ी जमात का हिस्सा बन गया। तो इसी तरीके से उस समय जो अपर कास्ट थी, अपर कास्ट हिंदूज थे, कास्ट हिंदूज थे, इन्होंने अपने आप को अब जो है हिंदू कहना शुरू कर दिया। पहले अपने आप को आर्य कहा करते थे। अब चूंकि ये जब ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ, तो इन्होंने अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया, जो कि हमें हिंदू कहते थे पहले ही। तो बाद में गोलवलकर जी से पूछा भी था, जो आरएसएस के सेकंड सरसंघ चालक थे, कि आप पहले अपने आप को आर्य कहते थे, अब आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले वो जरूरी था, पहले उसमें फायदा था, अब इसमें फायदा है, अब ये जरूरी है। तो ये लोग अपने आप को मोल्ड करते रहते हैं। तो उस जमाने में चूंकि ये पहले अपने आप को आर्य कहा करते थे, अब इन्होंने अपने आप को हिंदू कहना शुरू किया। अब हिंदू वोट का अगर कंसोलिडेशन होगा, हिंदू के नाम पर अगर वोट डाले जाएंगे, हिंदू के नाम पर अगर वोटों का ध्रुवीकरण होगा, तो सत्ता किसके हाथ में आएगी? तो सत्ता किसी शेड्यूल्ड कास्ट के हाथ में नहीं आएगी, सत्ता किसी चमार के हाथ में नहीं आएगी, सत्ता किसी जुलाहे के हाथ में नहीं आएगी, सत्ता किसी जाट के हाथ में नहीं आएगी, किसी गुज्जर के, किसी सैनी के, किसी कंबोज के, किसी मुसलमान के हाथ में सत्ता नहीं आएगी। अगर हिंदू के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो, अगर हिंदू के नाम पर वोट डाले गए, तो सत्ता केवल कास्ट हिंदूज के हक में आएगी, केवल विपर वर्ग के, अपर कास्ट के लोगों के हाथ में, केवल जो है विपर वर्ग के हाथ में सत्ता आएगी। तो इन्होंने
अब हिंदू के नाम पर वोट डाला जाए तो सत्ता इनके हाथ में आए, लेकिन हिंदू कभी एक होगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह लिखा है कि हिंदू जो है वो केवल जातियों का ही समूह नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे की दुश्मन जातियों का समूह है। तो एक दूसरे की दुश्मन जातियां कैसे एक होंगी? तो इनको एक करने का जो फॉर्मूला तैयार हुआ, वो फॉर्मूला जिसे डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने तैयार किया, वो फॉर्मूला ये था कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू एक हो जाएगा। अच्छा, मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू एक होगा, मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू एक होगा तो सत्ता केवल और केवल जो है इन्हीं लोगों के हाथ में आएगी, जिनका मंदिरों में रिजर्वेशन है, जिनका गंगा के घाट पर रिजर्वेशन है। अब मुस्लिम विरोध के नाम पे हिंदू एक होगा, सत्ता इनके हाथ में आएगी। तो मुस्लिम विरोध के नाम पे हिंदू को एक कैसे किया जाए? उसके लिए जरूरी है कि फसाद करवाए जाएं, उसके लिए जरूरी है कि रॉयट्स करवाए जाएं, दंगे करवाए जाएं। ये फॉर्मूला तैयार हुआ 1918 के अंदर। इस फॉर्मूले के आधार को आगे बढ़ाकर 1925 में आरएसएस बनी, 1925 में आरएसएस बनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी ने गठन किया। लेकिन 1919 के अंदर चूंकि सर छोटू राम जी भी कांग्रेस से बाहर आ गए थे, मियां सर फजले हुसैन साहब भी कांग्रेस से बाहर आ गए थे, इन दोनों ने मिलकर लाहौर में नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। ओके। अब जब नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो एक सो कॉल्ड आप हिंदू कह लीजिए, एक हिंदू सर छोटू राम और एक मुसलमान मियां सर फजले हुसैन, एक जाट और एक मुसलमान। तो एक जाट और एक मुसलमान हरियाणवी पंजाब में चूंकि सर छोटू राम जी पैदा हुए, वो पाकिस्तान में जो आज सियालकोट में सियालकोटी थे मियां सर फजले हुसैन। जब इन दोनों ने गठजोड़ किया तो आरएसएस का वो फार्मूला तोड़ दिया ना इन्होंने कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन होगा, तो सत्ता केवल पुजारी वर्ग के हाथ में आएगी। तो ये फार्मूला पंजाब में तोड़ दिया, 1923 में तोड़ दिया। बल्ले बल्ले बल्ले। तो ये फार्मूला टूटा है। उसके बाद नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी आगे बढ़ती है और 1923 से लेके 47 तक हम लोग तारीख भूल गए, हम लोग इतिहास भूल गए, इस पार्टी की पंजाब पे हुकूमत रही। मियां सर सिकंदर हयात खान पंजाब के पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने 37 में, और उनकी डेथ के बाद 42 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने। उस टाइम प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था जी। और यहाँ तक कि 1947 में आरएसएस को सबसे पहले यूनियनिस्ट पार्टी ने बैन किया था ऑफिशियली। सर खिजर हयात खान टिवाना साहब ने ऑफिशियली पंजाब के अंदर 47 में आरएसएस को और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स को बैन कर दिया था। ये इतिहास हमसे छिपाया गया है। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी इस वजह से गठित हुई, इसके पीछे भूमिका ये रही। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ? सर छोटू राम जी 8th क्लास में वो रोहतक में पैदा हुए थे, गढ़ी सांपला गांव में 1881 में। वो 8th क्लास में पूरे पंजाब में 2nd पोजीशन पर वो रहे। पूरे पंजाब? पूरे पंजाब। उदो पंजाब बहुत बड़ा सी। पंजाब बहुत बड़ा सी सर। तो आगे उनको पढ़ाई करने के लिए उनके परिवार में पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो उनके फादर को उन्होंने कहा कि जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये था कि जमींदार जो है वो बनियों से कर्जा ले लिया करते। तो वो जिस बनिए के पास गढ़ी सांपला में गए कर्जा लेने के लिए कि उसकी पढ़ाई सर छोटू राम जी की कंटिन्यू रख सकें, तो बनिए ने क्या किया, जो पंखा जलते थे पहले हाथ से पंखा, वो सर छोटू राम जी के फादर को दे दिया कि पंखा चलो। वहां छोटू राम जी की अनख जागी। अनख वाला आदमी के तो अनख जागेगी ही, जितने चोट लगेगी, जितने तीर लगेंगे उतना ही जो है उनकी जागृति होगी। जब जब तीर लागे और अनख जागे। तो उन्होंने कहा कि आप लाला जी, आप जो है ना अपने बच्चे को कहते, आप मुझे कह देते पंखा जलने की, लेकिन मेरे पिताजी आपसे भी बड़े हैं उम्र में, तो आपने ये गलत कहा मेरे पिताजी को। अच्छा कहता? हाँ।
अगर आप मुझे कहते तो भी मैं बच्चा था, कोई बात नहीं, आप अपने लड़के को कहते, लेकिन आपने मेरे पिताजी को ये कहा ना, ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ। तो लाला जी ने कहा कि भाई इसको पढ़ा लो, ये पढ़ लिया, बतेरा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, पटवारी लग जाएगा। छोटू राम जी ने अपने पिताजी को कहा जी पढ़ाई कर लेंगे, हम अपने दम पे कर लेंगे, लेकिन हम जो है इस लाला जी, वहाँ उनके दिल पे चोट लगी, जैसे कभी साहब कांसीराम जी के दिल पे चोट लगी, ऐसे ही सर छोटू राम जी के दिल पर चोट लगी, वो वापस आ गए। लेकिन उनके जो फादर के जो ब्रदर थे, उन्होंने कहीं से पैसा इकट्ठा करके उनको आगे पढ़ाया, बाद में जो है वो सेंट स्टीफन से पढ़े। तो सर छोटू राम जी के अंदर सरमाएदारों के प्रति, जो सूदखोर लोग थे, उनके प्रति दर्द बचपन में ही पैदा हो गया था अपने हालात की वजह से। तो एक तो सर छोटू राम जी का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन पंजाब में रहा, वो जब वो मिनिस्टर बने 1937 में, सर सिकंदर हयात खान पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो गोल्डन एक्ट्स उन्होंने बनाए। वो गोल्डन एक्ट्स जैसे द पंजाब रजिस्ट्रेशन ऑफ मनी लेंडर्स बिल 1939, कि पंजाब के अंदर जो मनी लेंडर्स थे उनको रजिस्ट्रेशन उनका करवाया कि भाई ये कौन कौन है जो सूदखोर है। पंजाब के अंदर द पंजाब रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्टगेज लैंड बिल 1938, पंजाब रिलीफ ऑफ इनडेप्टेडनेस एक्ट, माने पंजाब के अंदर जो कर्जा है उसको खत्म कर दिया गया। ओके। कहा गया कि भाई जो बही हैं, जो बनियों की बही हैं, वो बही रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो जो अनरजिस्टर्ड बही हैं वो सब खत्म होगी। तो अनरजिस्टर्ड बही खत्म होगी तो सारा पंजाब जो है वो वो कर्जा मुक्त हो गया। द पंजाब एग्रीकल्चरल मार्केट्स प्रोडक्ट्स बिल, जो मंडी एक्ट है, ये वो लाए 1939 में। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने जो कानून बनवाए ना, उस कानून की वजह से पूरा पंजाब लगान मुक्त हो गया था। पूरे पंजाब लगान मुक्त हो गया था। पूरे पंजाब के अंदर जो है वो कृषि जो है उसकी तरक्की हुई थी, किसान की तरक्की हुई थी, मजदूरों की तरक्की हुई थी। तो पंजाब के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि पंजाब जो पूरे तरीके से बनियों के चंगुल में आ चुका था, माने सूदखोरों के चंगुल में आ चुका था, उन्होंने पूरे पंजाब को इससे मुक्त करा दिया। क्या बात है। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन राम दी बहुत बड़ी है, देन कह सकते हैं। हाँ, उन्होंने कानून बनवाया था कि किसान की न जमीन कुर्क होगी, ना उसका बैल कुर्क होगा, ना उसका घर कुर्क होगा। तो गोकुल चंद नारंग वो खड़ा हुआ पंजाब असेंबली में, उसने कहा कि अगर किसान की न जमीन कुर्क हो सकती, न बैल कुर्क हो सकते, न घर कुर्क हो सकता, तो फिर कुर्क करने के लिए रह क्या गया है पंजाब में। छोटू राम जी ने कहा ये जो तुम्हारी मेंटलिटी है ना, ये जो तुम्हारी मानसिकता है जिम्मेदारों के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ, पंजाब में यह कुर्क होनी अभी बाकी है। हम पंजाब में इस मानसिकता को कुर्क कर देंगे, इस मेंटलिटी को पंजाब में हम कुर्क कर देंगे, ये रह गई है कुर्क होनी। तो ये ताकत थी हमारी। और आरएसएस का फार्मूला तो तोड़ दिया था। 42 में सर सिकंदर हयात खान की हार्ट अटैक से डेथ होगी। तो ये हुआ कि अब हु विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ सर सिकंदर हयात खान, अब हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन पंजाब। तो पार्टी की मीटिंग हुई, यूनियनिस्ट पार्टी की। यूनियनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई तो सर छोटू राम जी को पार्टी के जो लीडर्स थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने फूल मालाएं डालकर उनको पंजाब का कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पंजाब के। सर छोटू राम जी ने कहा देखो भाई कि मैं पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, आप लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। अगर अपना मानते हो तो मैं कहूँ, और मानो तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम मानते हैं आपकी बात को। सबने हाथ खड़ा करके कहा जी हम आपकी बात को मानते हैं। तो सर छोटू राम जी ने अपनी गले की माला डाल के उतार कर और खिजर हयात खान टिवाना के गले में डाल दी और कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर, पंजाब का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनेगा लेफ्टिनेंट कर्नल मलिक खिजर हयात खान टिवाना, जो सरगोदा से थे। तो उनको पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि जो आरएसएस का फार्मूला था मुस्लिम विरोध के नाम पर, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करके सत्ता पुजारी वर्ग के हाथ में आएगी, तो अब एक जाट एक मुसलमान को पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, तो वो जो हमारी जो ताकत बनेगी, वो जो हमारी एकता बनेगी, उस फार्मूले को तोड़ दिया आरएसएस के फार्मूले को। क्या बात है। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा जो है सर छोटू राम जी का पंजाब के लिए। और काम तो बहुत करवाए उन्होंने। काम तो पंजाब खड़ा ही उस जमाने में हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोग लड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वार हम लोग लड़े,
तो पंजाब जो है, अगर हम जब कॉलोनियल पीरियड देखते हैं पंजाब का, जो है उस जमाने में डेमोक्रेसी का विकास हुआ। 1920 में इलेक्शन हुआ पंजाब में, 23 में हुआ, 26 में हुआ, 30 में हुआ, 37 में हुआ, 46 में हुआ। तो ये जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते थे वो पंजाब उनमें पूरे भारत में सबसे आगे रहता था। और मियां सर फजले हुसैन वो वायसराय की काउंसिल में थे। वायसराय की काउंसिल को समझ लीजिए आप कि आज जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है। उन्होंने पंजाब में एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को बहुत बढ़ाया। पंजाब के अंदर जितने प्राइमरी स्कूल्स आप देखेंगे पुराने बिफोर 47, वो सारे मियां सर फजले हुसैन साहब की देन है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का महकमा था। हाँ, एजुकेशन का महकमा था, तो उन्होंने बहुत जो है पंजाब का विकास करवाया। ਜਦੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਹੀ है? एकता की सोच ये रही सर कि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब का, मोटा मोटी मैं बताऊंगा जिससे बात समझ में आए, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब की 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक फोटो देखते हैं जिसमें वो हैट पहनकर और एक लॉन्ग कोट पहन के वो एक और दूसरे बंदे के साथ खड़े हैं। तो वो जो दूसरा बंदा है वो कौन है, सवाल ये है, जिनके साथ वो खड़े हैं। एक लॉन्ग कोट पहनकर, हैट पहनकर, डॉक्टर अंबेडकर का 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का लंदन का फोटो है। वो जो दूसरा आदमी है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब जिनके साथ खड़े हैं, या वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ खड़ा है, उनका नाम था चौधरी जफरुल्लाह खान। चौधरी जफरुल्लाह खान यूनियनिस्ट पार्टी में थे। बाद में वो 47 के वक़्त जो है वो बाद में, चूंकि यूनियनिस्ट पार्टी खत्म होगी तो वो मुस्लिम लीग में चले गए थे और पाकिस्तान के वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। तो चौधरी जफरुल्लाह खान यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से, 4 बंदे यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। ठीक है। चौधरी जफरुल्लाह खान साहब ने वहां डॉक्टर अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट की जो इन्होंने डिमांड की थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जिसे आज शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साथ दिया था चौधरी जफरुल्लाह खान ने। और चौधरी जफरुल्लाह खान डायरेक्ट टच में थे मियां सर फजले हुसैन के, और उनका कॉरस्पॉन्डेंसेस हैं मियां सर फजले हुसैन साहब के साथ। मियां सर फजले हुसैन और सर छोटू राम जी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। अब फर्ज करो हम लोग जो है ग्रुप फोटो लेते हैं, तो ग्रुप फोटो तो ले लेते हैं, लेकिन मैं आपके साथ अकेले में फोटो ले रहा हूँ, आप मेरे साथ अकेले में फोटो ले रहे हो खड़े होकर, तो इसका मतलब है कि हमारी दोस्ती पक्की है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो फोटो चौधरी जफरुल्लाह खान साहब के साथ, चौधरी जफरुल्लाह खान साहब जाट थे, उनके साथ, और ये भी सियालकोट से थे, तो उनके साथ ये जो फोटो आता है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट भी जो आया है, जो मुसलमानों के लिए आया सेपरेट इलेक्टोरेट, उसमें उसको बचाने वाले जो है चौधरी, उसको बचाने वाले थे मियां सर फजले हुसैन साहब। और जो शेड्यूल्ड कास्ट को, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया, जिसको बाद में गांधी ने पूना पैक्ट करके ख़त्म कर दिया, उसको लाने में डॉक्टर अंबेडकर के साथ चट्टान की तरह जो है यूनियनिस्ट पार्टी के वो डेलीगेट्स खड़े थे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए थे। इसी तरीके से 1928 में जब साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन का डॉक्टर अंबेडकर साहब ने वेलकम किया। पंजाब के अंदर सर छोटू राम साइमन कमीशन की जो स्वागत कमेटी थी, जो उसकी वेलकम कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन थे। सर छोटू राम जी ने साइमन कमीशन का पंजाब में स्वागत किया। इसलिए स्वागत किया क्योंकि साइमन जो था, सर साइमन, वो पंजाब के किसान, मजदूर, जमींदार, गरीब लोग, अकलियत, उनके लिए अधिकार लेकर आया था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लेकर आया था। इसलिए सर छोटू राम जी उसका स्वागत कर रहे हैं पंजाब में, डॉक्टर अंबेडकर स्वागत कर रहे हैं। तो ये हमारी आइडियोलॉजिकली हम लोग एक मंच को साझा कर रहे हैं ना, इसलिए आज से किसान मजदूर के एक मंच को, एक आइडियोलॉजी से चल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर और सर छोटू राम जी। जबकि दूसरी तरफ लाला लाजपत राय वो विरोध कर रहा है। हाँ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे हैं। वो क्यों कर रहा है इसका विरोध? क्योंकि जो चीज जमींदारों के हक में है, उस चीज का लाला जी विरोध कर रहे हैं। तो लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहा था और सर छोटू राम उसका स्वागत कर रहे थे।
तो इसलिए सर छोटू राम, मियाँ सर फजले हुसैन, सर सिकंदर हयात खान, खिजर हयात खान टिवाना, बाबू मंगूराम अग्गोवालिया जी, बाबू मंगूराम अग्गोवालिया जी जिन्होंने आद धर्म की स्थापना की थी। और 1931 का जब आप सेंसस देखेंगे तो पंजाब में आद धर्मियों की संख्या 4.5 लाख हो गई थी। हाँ 1931 के सेंसस में बाबू मंगूराम अग्गोवालिया जी जो शेड्यूल्ड कास्ट से थे, रविदासिया बिरादरी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने आद धर्म की स्थापना की, वो यूनियनिस्ट पार्टी में थे। 46 के इलेक्शन में वो जीते भी थे, वो यूनियनिस्ट पार्टी में थे। तो यूनियनिस्ट पार्टी एक ऐसा साझा मंच था जिसके मजदूर और किसान, जिसके अंदर मजदूर किसान के लिए स्पेस था। और इस वजह से हम लोग जो है वो जो पंजाब में स्थापित हुए। और इस यूनियनिस्ट पार्टी की जो एक्सपेरिमेंट पंजाब में सफल हुआ था, इसको तारपीडो करने के लिए, इससे जो पंजाब उठा था 100 इयर्स कॉलोनियल रूल के अंदर, इसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने जो है पंजाब को 47 में तोड़ दिया। जी 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 मनोज जी, दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਕੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਦਖੋਰ ਸਨ, ਸੂਦਖੋਰ ਵਿਆਜੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਢੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।